गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने विदेशी शासकों के बारे में जाना था। मौर्योत्तर काल के जो विदेशी शासक थे, विदेशी आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उनके बारे में हमने जाना था। हिंदी यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण, इनके बारे में जाना था। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मौर्योत्तर काल में क्या व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही जो विशेष पक्ष है कि उस दौरान मौर्योत्तर काल में जो कला है वो बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित हुई, बहुत अच्छी तरह से विकसित हुई। तो कला के क्षेत्र में जो विकास हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बेहतर तरीके से हुआ। इसे हम बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ ही हम इसकी अर्थव्यवस्था को भी जानेंगे और इसके कुछ छोटे-छोटे जो पहलू हैं उसमें कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि पहले सामाजिक व्यवस्था चल रही थी वैसे ही आगे चलती रही। तो हम उसे थोड़ा बहुत ही समझेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। यदि हम मौर्योत्तर कालीन की व्यवस्था को देखें तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, आप देखेंगे कि मौर्योत्तर कालीन है ना। मौर्य के बाद की ये व्यवस्था है, उसके बाद का समय है। तो मौर्यों के समय क्या था, जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत था। क्या था? केंद्रीकृत था। मतलब अंतिम निर्णय कौन लेता था? राजा ही लेता था। लेकिन जब आप मौर्योत्तर काल में पहुंचते हैं, मौर्यों के बाद का जो समय है, इसमें आप देखते हैं कि भारत भूमि पर ही, जैसे ये भारत भूमि है, आपने देखा यहाँ पर शुंग का शासन था। मौर्यों का जब अंत हुआ उसके बाद यहाँ पर कर्ण का शासन हुआ और दक्षिण के भाग में सातवाहन का शासन हुआ। ठीक है, तो कई शासकों के द्वारा भारत भूमि पर क्या किया गया? शासन का संचालन किया गया। वहीं हम अगर भारत के इस भाग में देखते हैं, पश्चिम वाले भाग में, तो यहाँ पर देखते हैं हिंदी यूनानी आते हैं पहले आक्रमणकारी, फिर शक आते हैं, उसके बाद देखते हैं हम पल्लव आते हैं और अंत में कुषाण के बारे में कुषाण आते हैं और एक लंबे समय तक यहाँ पर क्या करते हैं? भारत में शासन करते हैं। तो कई इस समय में ये जो टाइम लाइन है ना मौर्यों के बाद की, इसमें कई लोग शासन कर रहे हैं। जब आप कहते हैं मौर्य काल, उसमें सिर्फ मौर्यों का शासन था। जो क्षेत्र विस्तार था वो सिर्फ मौर्यों का था। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके भारत में पूरब से लेके पश्चिम तक सिर्फ मौर्यों का शासन था, जिसकी केंद्रीय सत्ता कहाँ थी? राजा थी। कोई भी निर्णय होगा, अंतिम निर्णय कौन लेगा? राजा लेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कई वंश जो है शासन का संचालन किया जा रहा है। कई वंशों के द्वारा, कई राजाओं के द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा है, क्षेत्र पर कब्जा करके, जीत कर, युद्ध के माध्यम से। ठीक है, तो जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कैसी है? केंद्रीकृत नहीं है। कैसी है? केंद्रीकृत नहीं है। तो कैसी होगी? क्या कहेंगे आप? प्रशासनिक व्यवस्था विकेंद्रीकृत थी। क्या कहलाएगी? विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी। मीन्स की छोटे छोटे इस समय में जो मौर्यता काल है इसमें छोटे छोटे क्षेत्रों पर राजा राज्य करते थे या राज करते थे। तो ये व्यवस्था क्या कहलाई? विकेंद्रीकृत व्यवस्था कहलाई। वहीं अगर देखते हैं हम क्या सामाजिक व्यवस्था को अगर आप देखेंगे तो सामाजिक व्यवस्था जैसे मौर्य काल में चल रही थी वो वैसे ही चलती रही, लेकिन मौर्योत्तर काल में कुछ परिवर्तन हुए होंगे, उसमें गिरावट आई होगी। क्या हुई? तो सामाजिक व्यवस्था में गिरावट आई। जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें गिरावट आई। गिरावट किस तरह से आप कह सकते हैं? महिलाओं की स्थिति और खराब हुई, दास व्यवस्था की स्थिति जो थी, दास व्यवस्था वो और खराब हुई। इस तरह से चीजें क्या हुई? गिरती गई। तो आप एक लाइन में इसे कह सकते हैं। इस समय क्या जो वर्ण क्रम था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, वो था? हाँ बिल्कुल था। तो जैसे आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल में आपने जो पढ़ा था, जो व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था थी वही व्यवस्था आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हमें ये चीज हमेशा पढ़ते समय जब हम सामाजिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में तो फिर भी हमें बदलाव दिखता है। जैसे कि मौर्यों की व्यवस्था कैसी थी? केंद्रीकृत व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था आप देखते हैं तो
लेकिन जब मौर्योत्तर काल में पहुंचते हैं तो कई भारत भूमि जो है उसके कई भागों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया, तो वो व्यवस्था कैसे हो गई, विकेंद्रित व्यवस्था हो गई, उसे कहेंगे विकेंद्रित व्यवस्था। लेकिन जब सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो उसमें मौर्योत्तर काल में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, जो सातवाहन थे, जो आप देखते हैं कि दक्षिण में शासन करते हैं, इनकी जो शासक हैं, सातवाहन के जो शासक हैं, इनके नाम में आपको क्या मिलता है, माँ का नाम लगा हुआ है, इनके नाम में माँ का नाम लगा हुआ है, माँ का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि जो सातवाहन शासक थे, इस दौरान सातवाहन के शासन के दौरान जो है, जो महिलाओं की स्थिति थी, महिलाओं की जो दशा थी, वो क्या थी, बेहतर थी। हालांकि जैसे सातवाहन के शासक हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, तो गौतमी माँ का नाम है, ठीक है। इस तरह से महिलाओं ने माँ के नाम को शासकों ने जोड़ा है अपने से। हालांकि मैं कह रही थी कि जो उत्तराधिकारी होते थे वो क्या होते थे, बेटे ही होते थे, लेकिन माँ के नाम को जोड़कर महिलाओं की स्थिति, जो माँ का नाम जोड़ा गया है, इससे साफ पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति सातवाहन वंश के समय जब इनका शासन था तब कैसी थी, बेहतर थी। तो ये हमें ध्यान रखना होगा। आप कह सकते हैं कि सातवाहन शासकों के नाम का जो क्या मात्र प्रधान था, है ना, नाम में क्या है, मात्र प्रधानता है। तो स्त्रियों की जो स्थिति है वो अच्छी दर्शाई है, इससे पता चलता है। कभी कभी स्त्रियां सातवाहन वंश में आप देखते हैं इस दौरान की धार्मिक कार्यों में पति के साथ भी भाग लेती थी, कभी कभी वे शासन कार्यों में भी भाग लेती थी, तो कहीं ना कहीं तो बेहतर है ना। इस तरह से हम इसे देखेंगे। हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था की, कि मौर्योत्तर कालीन जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। मौर्योत्तर कालीन जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या हो रहा था, पहले मौर्य काल में अगर हम देखेंगे तो कृषि हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी, पशुपालन हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, ये सब अर्थव्यवस्था के ही भाग हैं। लेकिन जो बड़े स्तर पर होने लगा वो क्या था, व्यापार। व्यापार, देश के भीतर व्यापार और देश के बाहर व्यापार, ठीक है। तो व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा, पैमाने पर होने लगा। देश के बाहर व्यापार करना है ना, अपने क्षेत्र के बाहर व्यापार करना है, तो कैसे करेंगे, बंदरगाहों से होगा। बंदरगाहों के माध्यम से होगा। कौन से बंदरगाह, जैसे भारत के पूर्वी तट पर बंदरगाह है जिसका नाम है अरिकमेडु, या इसका एक नाम है पोडुका। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। या फिर भड़ौच, एक बंदरगाह है भड़ौच, और ये पश्चिमी तट पर है, भारत के पश्चिमी तट पर है। तो यहाँ से व्यापार किया जाता था। भारत की, अगर विदेशों से तात्पर्य क्या है, दूसरे देशों को, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में ही जो विदेशी आक्रमण होते हैं उनके माध्यम से व्यापार और तेजी से बढ़ता है, चाहे वो हिंद यूनानी हो, चाहे वो शक हो, चाहे वो पल्लव हो, चाहे वो कुषाण हो, इनके माध्यम से व्यापार में एक बड़े पैमाने में वृद्धि होती है। व्यापार किस चीज का करते थे, व्यापार से क्या मंगाया जाता था, जो आयातित वस्तुएं किसे कहते हैं, जो मंगाई जाती थी, भारत जिसे मंगाता था। कौन सी वस्तुएं हैं वो, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, आभूषण है,
रोमन, मृदभांड है, ये सब आयात किया जाता था। तो भेजते क्या थे? भारत क्या निर्यात करता था, या भारत में रहने वाले जो शासक थे, जो राज करते थे भारत पर, वो क्या भेजते थे? भारत से कौन सी वस्तुएं भेजी जाती थी? मीन्स निर्यातित वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं भेजी जाती थी? इन वस्तुओं को कहेंगे निर्यात करने वाली वस्तुएं ना, निर्यातित वस्तुएं। जैसे सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की वस्तुएं, हाथी दांत की वस्तुएं, और काली मिर्च। आपको याद होगा काली मिर्च को क्या कहते हैं? यवनी, यवन प्रिय, यवन प्रिय, ये सब निर्यात किया जाता था। ठीक है। और इस समय भारत के पक्ष में जो भी शासक थे, जो व्यापार करते थे, हमेशा भारत को लाभ ही होता था। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को एक बड़े पैमाने पर लाभ ही होता था। अब चूंकि व्यापार हो रहा है तो मुद्रा भी बहुत तेजी से आई होगी, है ना? तो मौद्रीकरण को भी बढ़ावा मिला। क्या हुआ? मौद्रीकरण को भी बढ़ावा मिला। जब व्यापार होगा तो उसमें लेन देन के क्रम में मुद्रा भी आएगी, मीन्स सिक्के, सिक्कों को बढ़ावा मिला। आपने देखा कुषाणों ने कौन कौन से सिक्के जारी किए, हिंद यूनानी ने कितने सिक्के जारी किए। ये सिक्के भारत में आया, भारत से जब व्यापार किया दूसरी तरफ की ओर, कुषाणों ने आगे व्यापार किया, रोमन की तरफ किया, कुषाणों के साथ व्यापार किया। जो हमारे यहाँ विदेशी आए थे उनके माध्यम से व्यापार बहुत तेजी से पहुंचा, तो इससे व्यापार बहुत तेजी से बढ़ा। अगर आप कम शब्दों में कहेंगे तो व्यापार को बढ़ावा मिला। और व्यापार को जब बढ़ावा मिलता है तो नगरीकरण भी बढ़ता है। क्या होता है? नगरीकरण भी बढ़ता है, नगर का विकास भी होता है। ठीक है। व्यापार हो रहा है, सूती वस्त्र भेजे जा रहे हैं दूसरे देशों को, दूसरे क्षेत्रों को। ठीक है। तो कई उत्पादन केंद्र भी होंगे, तो इस दौरान कई उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए, कई उत्पादन केंद्र भी स्थापित किए गए, जिससे आर्थिक विकास जो है बहुत तेजी से हुआ। और भारत में बनी जो वस्तुएं थी उनकी मांग लगातार बढ़ने लगी। क्या हुआ? भारत में बनी हुई जो वस्तुएं थी उनकी मांग जो है लगातार बढ़ने लगी, वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। आपको याद होगा क्या? श्रेणी व्यवस्था याद है? बहुत सही, आप सभी को याद है श्रेणी व्यवस्था। तो उसी श्रेणी व्यवस्था वो आगे भी चलती रहती है, जिसके माध्यम से व्यापार बहुत तेजी से बढ़ता है। व्यापार बढ़ा या मौद्रीकरण हुआ तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ेगा तो नगरीकरण होगा, और नगरीकरण होगा तो बाजार की स्थिति क्या होगी? और बेहतर होगी, उत्पादन के केंद्र स्थापित होंगे। और अगर आप देखेंगे कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि जो विदेशी आक्रांता आए थे, आक्रमणकारी आए थे, वो धीरे धीरे करके एक समय के बाद जो है, जो भारतीय लोग थे उनमें ही मिल गए, उनमें ही मिल गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी उसमें ही शामिल हो गए वो। और कई शासकों के इस भारत भूमि पर शासन करने के कारण ही व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई। जब व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है तो पैसा भी बहुत आया, है ना? तो लोगों की स्थिति भी क्या हुई? फाइनेंशियल स्थिति, वित्तीय स्थिति लोगों की क्या होगी? और बेहतर होगी। इसी के साथ अगर हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में जो कला विकसित हुई वो बहुत ही विशेष थी। कला में भी मूर्ति कला। कौन सी कला?
मूर्तिकला। मूर्तिकला के अंतर्गत गांधार कला, क्या पढ़ेंगे हम? गांधार कला के बारे में जानेंगे, साथ ही मथुरा कला के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं। गांधार कला। इसी समय गांधार कला विकसित होती है। कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैली का विकास हुआ, दैट इज गांधार और मथुरा कला। कनिष्क की राजधानी क्या थी? एक तो थी पुरुषपुर और दूसरी मथुरा। तो आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कला है कैसे विकसित हुई, यहीं पर क्यों विकसित हुई। एक तरह से जो गांधार कला है इसे हेलेनिस्टिक कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलेनिस्टिक आर्ट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विशुद्ध यूनानी कला नहीं है। ये यूनानी और गैर यूनानी के मिलने से इस कला का क्या हुआ है? उद्भव हुआ है, इस कला का जन्म हुआ है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रित कला भी कहते हैं। मिश्रित कला। या फिर हिंद यूनानी कला शैली भी कहते हैं। उत्तर पश्चिम में कहाँ विकसित हुई ये? उत्तर पश्चिम में इस कला का विकास हुआ। भारत के उत्तर पश्चिम में विकास हुआ। इसे इंडो ग्रीक शैली, जैसे हिंदू यूनानी कला शैली, इंडो ग्रीक शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। कुछ और नाम है वो भी लिख लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जाए तो हमें समझ में आ जाना चाहिए। इंडो ग्रीक शैली, बुद्धिस्ट शैली, ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी जाना जाता है। और इस शैली का जो विकास है, गांधार कला का जो विकास है, वो कुषाण काल में सबसे ज्यादा हुआ। गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपको याद होगा कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का समर्थन करता था? महायान शाखा। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है ये गांधार कला। इसकी जो कला है मूर्ति कला, कला में भी मूर्ति कला, मूर्ति है उसे बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो क्या है? नीले, धूसर, बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। बौद्ध धर्म से संबंधित है तो बौद्धों की बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं बड़े स्तर पर। और संरक्षण या सर्वाधिक विकास, इससे बेहतर होगा प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे संरक्षण, गांधार कला को संरक्षण किसने दिया? कुषाण वंश ने। क्षेत्र कौन सा है? गांधार। इनकी जो मूर्तियां थी, गांधार शैली में जो मूर्तियां बनाई गई हैं, ये मूर्तियां वास्तविक कला शैली में है, मीन्स सत्य के अधिक नजदीक है। सत्य के अधिक नजदीक है। और जो गांधार मूर्तियां बनाई गई हैं, गांधार मूर्तियों में किसकी मूर्तियां बनाई गई हैं? बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई।
इन मूर्तियों की को यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई हैं। ये मूर्तियां कैसी बनाई गई हैं? जो यूनानी देवता अपोलो हैं उनके समान बनाई गई है। इसी के साथ यदि हम मथुरा शैली को देखें, मथुरा कला को देखें, मथुरा कला के अंतर्गत भी मथुरा कला है तो विकास कहाँ हुआ होगा? मथुरा क्षेत्र में। यहाँ पर इसका विकास हुआ, विकसित हुई ये शैली। ये मूर्ति कला में पूर्णतः क्या है? भारतीय कला शैली है। तो मथुरा कला जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी है, आप कह सकते हैं। इसे बनाने में कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है? मथुरा कला, मथुरा की जो मूर्तियां हैं, मूर्ति कला है, उसे बनाने के लिए कौन सी सामग्री इस्तेमाल की गई है? चित्तीदार, लाल, बलुआ, पत्थर, इनका प्रयोग किया गया है। यदि हम बात करें मथुरा कला की, जो मथुरा की जो मूर्ति कला है वो किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से उस की मूर्तियां बनाई गई हैं? यहाँ पर जैसे आपने जाना गांधार कला की जो मूर्तियां हैं वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एकदम स्पष्ट कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रहना चाहिए, क्योंकि कनिष्क ने ही चौथी बौद्ध संगीति आयोजित की थी। ठीक है, लेकिन जब आप मथुरा मूर्ति कला को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म से संबंधित है। मथुरा मूर्ति कला को यहाँ मैं बार बार मिस कर रही हूँ, लिख देती हूँ। किसने संरक्षण दिया मथुरा मूर्ति कला को? मथुरा मूर्ति कला को संरक्षण दिया है कुषाणों ने और शकों ने। तो कुषाण और शक जो शासक थे उन्होंने मथुरा मूर्ति कला को संरक्षण दिया है। क्षेत्र कहाँ पर विकसित हुई है? साफ नाम से ही पता चल रहा है ये मूर्ति कला मथुरा क्षेत्र में विकसित हुई है। और ये जो मूर्ति है मथुरा क्षेत्र में जो मूर्ति कला बुद्ध की या जैन धर्म की या हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो भी मूर्तियां बनाई गई हैं वो कैसी है? आदर्शवादी है। जबकि जो गांधार कला है उसमें जो मूर्तियां बौद्ध की बनाई गई हैं, बुद्धा की बनाई गई हैं, वो सत्य के अधिक नजदीक है, जबकि मथुरा मूर्ति कला में ऐसा नहीं है। इसी के साथ यदि आप मूर्ति कला पढ़ रहे हैं और आपको पता चल गया है कि इस समय जो मूर्ति कला विकसित हुई है मौर्योत्तर काल में, गांधार कला और मथुरा कला, ये बहुत ही अच्छे से इस समय विकसित हुई है, मौर्योत्तर काल में विकसित हुई है। इसी के साथ आप नोट करके थोड़ा सा लिख लें, एक कला है मूर्ति कला जो कि अमरावती मूर्ति कला। ठीक है, ये सही रहेगा या कला कर ले केवल? अमरावती कला। ये पूरी तरह से पूर्णतः भारतीय कला शैली है। क्यों बता रहे हैं? अभी आपको पता चल जाएगा। किससे बने हुए हैं? इसमें यहाँ की अमरावती की जो मूर्तियां हैं वो सफेद संगमरमर का प्रयोग करके बनाई गई हैं। ठीक है, और केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपको समझ में आ गया मैं यहाँ पर क्यों लिखवा रही हूँ कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां बनी हैं
वो कौन सी है? गांधार कला की भी मूर्तियां, मथुरा कला में भी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई मूर्तियां हैं और अमरावती कला में भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन गांधार कला और अमरावती कला इन दोनों में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां बनाई गई हैं। ठीक है। अमरावती कला को संरक्षण किसने दिया? सातवाहन ने। सातवाहन वंश ने अमरावती कला को संरक्षण दिया। और ये जो अमरावती कला के अंतर्गत जो मूर्तियां बनाई गई हैं ये भी कैसी हैं? आदर्शवादी हैं, जैसे कि मथुरा कला की मूर्तियां हैं। आदर्शवादी आप देखते होंगे, जैसे एक पीछे बुद्ध की मूर्ति को आप देखिए तो एक आभा मंडल जैसा दिखता रहता है ना, एकदम संत की मुद्रा में बैठे हुए। तो ये एक आदर्शात्मक स्थिति है, दैट इज आदर्शवादी स्थिति। ठीक है। सत्य से अलग थोड़ा सा एक अलौकिक जो आभा मंडल आप देखते हैं वो क्या है? आदर्शवादी स्थिति है। तो आप यहाँ पर इसे अलग से नोट कर लीजिए। इसी के साथ हमने मौर्योत्तर काल की जो व्यवस्था थी उसके बारे में हमने जान लिया है। हमने अर्थव्यवस्था को भी जान लिया है। मौर्योत्तर काल की जो मूर्ति कला है जो इस समय बहुत अच्छे से विकसित हुई उसके बारे में भी जान लिया। सामाजिक व्यवस्था का भी कुछ पक्ष हमने जाना, अर्थव्यवस्था को भी जाना और प्रशासनिक व्यवस्था जो कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था थी हमने ये भी जान लिया है। क्योंकि और इसके साथ ही जो राजनीतिक व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था मतलब भारत भूमि पर जो शासन कर रहे थे देसी शासक और जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनके बीच जो व्यापार हुआ उससे जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत तेजी से विकसित हुई। आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से हुआ। ठीक है। इसी के साथ मौर्योत्तर काल यहीं पर समाप्त होता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त काल को और उसके बाद पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल और फिर समाप्त हो जाएगा प्राचीन इतिहास। थैंक यू।